चलिए स्टूडेंट्स और क्वेश्चन देखते हैं हम, है ना। ये मैं आपके लिए छोटे छोटे क्वेश्चन लाया हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए चीजें, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन क्या है, 5 क्वेश्चन है ये, ठीक है। ट्राई करेंगे हम। प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 ईयर फ्लड अकरिंग एटलीस्ट वंस इन नेक्स्ट 5 ईयर इज, ठीक है। इसको आप अपने आप बनाएंगे, कोशिश करेंगे। क्या आ रहा है, देखो मैं यहां बनाना स्टार्ट करता हूं, ठीक है। चलो तो हम पहले पार्ट ए बना लेंगे। तो पार्ट ए में देख रहा हूं मैं, प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ 10 ईयर फ्लड, कितने साल है, फ्लड कितना है 10 ईयर्स। तो रिटर्न पीरियड क्या हो गया इसका, रिटर्न पीरियड हो गया 10 ईयर्स, ठीक है। क्लियर है, रिटर्न पीरियड कितना हो गया 10 ईयर्स। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, बताया था मैंने आपको, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला 1 बाय रिटर्न पीरियड। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, चलो कैलकुलेटर ले आते हैं। वैसे तो इसके लिए जरूरत नहीं है कैलकुलेटर की, सिंपल है। 1/10 हो जाएगा, मतलब 0.1, 1/10 आ गई प्रोबेबिलिटी, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है, आपको बोला है निकालना है एटलीस्ट वंस इन नेक्स्ट 5 ईयर, ठीक है। 5 साल में एक बार, कम से कम एक बार आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हमने देखा था इसका क्या था फॉर्मूला, एटलीस्ट वंस का क्या था 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस q टू दी पावर n, ठीक है। हमने देखा था, देखो इसकी क्या है, q टू दी पावर का क्या मतलब होता है, q टू दी पावर n का मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरेंस एट ऑल इन n सक्सेसिव ईयर्स, अगर q टू दी पावर n है तो, ठीक है। मतलब 5 साल में अगर एक भी बार ना आए तो उसको मैं लिखूंगा q टू दी पावर n। यहां मैंने कर दिया 1 माइनस, मतलब एक बार आने का चांस है, ठीक है। तो पहले q निकाल लेंगे, q कितना आ रहा है, q आ रहा है मेरा 1 माइनस p होता है q, है ना, कितना हो जाएगा ये 9/10। चलो तो फिर हमको क्या निकालना है, एटलीस्ट वंस इन अ 5 ईयर, एटलीस्ट वंस इन अ 5 ईयर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9/10 पावर, कितने साल के लिए निकालना है 5। तो यहां पे 10 नहीं, आप क्या रखोगे 5, ठीक है। चलो देख लेते हैं आंसर क्या आ रहा है हमारा, आंसर क्या आ रहा है हमारा, देख लेते हैं। आंसर आ रहा है 1 माइनस 9/10 पावर 5, ये आ रहा है 0.4095। तो मैं इसको लिख देता हूं 0.401, ठीक है। आ गया हमारा पहला आंसर। अब हम देखते हैं दूसरा आंसर, ठीक है। दूसरा आंसर देखते हैं, बी वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बी में क्या दिया हो, देखो प्रोबेबिलिटी दैट अ फ्लड ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू और ग्रेटर देन द 20 ईयर फ्लड, ठीक है। तो पता चल गया रिटर्न पीरियड क्या है, 20 ईयर है रिटर्न पीरियड, ठीक है। रिटर्न पीरियड कितना है, t इज इक्वल्स टू 20 ईयर्स, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/20, ठीक। इतना आपको काम कर लेना है शुरू में। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, विल नॉट अकर इन नेक्स्ट 20 ईयर इज, ठीक है। तो विल नॉट अकर का क्या था फॉर्मूला, बताया था मैंने आपको, अगर नहीं हो रहा एकदम, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट रेनफॉल नॉट अकर एट ऑल, तो उसके लिए क्या था q टू दी पावर n। तो सबसे पहले हम q भी निकाल लेते हैं, q क्या होगा 1 माइनस p, ये हो जाएगा 19/20, क्लियर है, q भी आ गया। अब हम निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग एट ऑल इन 20 ईयर्स, 0 टाइम्स इन 20 ईयर्स। तो मैं क्या करूंगा q टू दी पावर n, जो कि हो जाएगा 19/20 का पावर 20, क्योंकि कितने साल के लिए पूछा है आपको, देखो लिखा है यहां पे फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर इज, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 19/20 पावर 20, ये आएगा 0.358, क्लियर है।
चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सी पार्ट क्या बोल रहा है, दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फ्लड इक्वल टू और ग्रेटर देन, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द फ्लड इक्वल टू और ग्रेटर देन 50 ईयर फ्लड अकरिंग नेक्स्ट ईयर इज। तो आपको पता है नेक्स्ट ईयर के लिए क्या करते हैं हम, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है नेक्स्ट ईयर के लिए, अगर डायरेक्ट नेक्स्ट ईयर के लिए निकालना है तो क्या हो जाएगा 1/50। बस यही आंसर है आपका, 1 रिटर्न पीरियड, कितने का था रिटर्न पीरियड, 50 का था, तो नेक्स्ट ईयर के लिए 1/50, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यहां लिख देता हूं मैं 0.02, ठीक है, P इज इक्वल्स टू 0.02। ये तो सिंपल क्वेश्चन था एकदम। नेक्स्ट ईयर का जब पूछता है तो आपको क्या प्रोबेबिलिटी बतानी होती है, 1 रिटर्न पीरियड, बस, ठीक है, आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फ्लड अकरिंग इक्वल टू और ग्रेटर देन अ 50 ईयर फ्लड अकरिंग 3 टाइम्स इन 10 ईयर्स इन नेक्स्ट 10 ईयर इज। क्या निकालना है हमको, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अकरिंग r टाइम्स इन n सक्सेसिव ईयर्स, ठीक है, क्योंकि क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फ्लड इक्वल टू और ग्रेटर देन 50 ईयर फ्लड अकरिंग 3 टाइम्स इन नेक्स्ट 10 ईयर्स, ठीक है। फ्लड क्या है, उसकी रिटर्न पीरियड कितना है, 50 साल, पूछ रहा है 10 साल में 3 बार आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो क्या लगाओगे आप, हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, अकरिंग r टाइम्स, ओके, इन n सक्सेसिव इंटरवल, r हो जाएगा 3, n हो जाएगा 10, ठीक है। चलो इधर ही सॉल्व कर लेते हैं हम, ठीक है, ये दोनों नोट कर लिया होगा आपने, है ना, नोट नहीं किया है तो एक बार पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं डी पार्ट। सी देखो बहुत सिंपल था, मैंने यही सॉल्व करा दिया, ठीक है। आंसर कितना आया 1/50, अगर आप डेसिमल में देखोगे तो 0.02, ठीक है। चलो अब देखते हैं डी पार्ट में क्या बोल रहा है, अकरिंग 3 टाइम्स इन 10 ईयर्स, ठीक है। तो P कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/50, ठीक है, क्योंकि उसका रिटर्न पीरियड कितना था, 50 ईयर्स था रिटर्न पीरियड, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/50, है ना। नॉट अकरिंग की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 49/50, नॉट अकरिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 49/50, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है नेक्स्ट, R कितना है मेरे पास, R है 3 और N है 10, क्योंकि 3 बार अकरिंग है 10 साल में, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था, मैंने बताया था आपको, फॉर्मूला क्या था हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 टाइम्स इन नेक्स्ट 10 ईयर्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 10c3 P का पावर R, P का पावर R, यहां पे आप लिख सकते हो, नहीं तो शुरू में, चलो मैंने 10 ही लिख दिया, चलो हम पहले R और N के टर्म्स में लिख लेते हैं फॉर्मूला, ठीक है, ताकि और क्लियर हो जाए। तो फॉर्मूला क्या था, NCR P टू दी पावर R Q टू दी पावर N माइनस R, यही था हमारा फॉर्मूला। चलो अब इसमें रख देते हैं वैल्यू, तो आंसर आएगा 10c3, P कितना है, P है मेरे पास 1/50, तो डायरेक्ट लिख देता हूं मैं 1/50, पावर R कितना है, R है मेरे पास 3 और Q कितना है 49/50, और पावर हो जाएगा इसका 7। क्लियर है, चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 10c3, और C कॉम्बिनेशन कैसे यूज करते हैं मैंने आपको बताया था, C कॉम्बिनेशन में अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, जैसे 10c3 है तो आप क्या करोगे 10 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। या आप इसको लिख सकते हो कैसा, ऐसा भी लिख सकते हो आप, अगर ये कैसा है NCR है तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल R फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल, ठीक है। इसी को लेके मैं सॉल्व कर रहा हूं। चलो तो 10c3 इंटू 1/50 पावर 3 इंटू 49/50 पावर 7, तो ये हो जाएगा अराउंड
0.0083। क्लियर है, सिंपल है आंसर, है ना। चलो अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फ्लड इक्वल टू और ग्रेटर देन 50 ईयर्स। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द फ्लड इक्वल टू और ग्रेटर देन 50 ईयर्स। ओके, फ्लड अकरिंग एटलीस्ट वंस इन नेक्स्ट 50 ईयर इज। सेम वैसा ही है जैसा क्या था पहला वाला था, बस इसमें क्या था, ईयर चेंज हो गए थे। इसमें तो ईयर भी सेम है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बन गया ये। E इज इक्वल्स टू, देखो क्या है, अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं हम, 1 माइनस क्यू टू दी पावर n। ठीक है, P कितना होगा, ये किसके लिए प्रोबेबिलिटी, फॉर एटलीस्ट वंस। ठीक है, P हो जाएगा 1/50, Q हो जाएगा 49/50, है ना। 1 माइनस P करते हैं हम Q को निकालने के लिए। अब लास्ट क्या देखेंगे हम, निकाल लेते हैं P फॉर एटलीस्ट 1 इन 50 ईयर्स। ठीक है, एटलीस्ट 1 इन 50 ईयर्स, तो ये हो जाएगा अराउंड, ये आ जाएगा आपका P एटलीस्ट वंस इन 50 ईयर्स। तो इसके लिए मैं करूंगा 1 माइनस 49/50, पावर में कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, क्योंकि 50 साल के लिए ही पूछ रहा है आपको। ठीक है, चलो निकाल लेते हैं 1 माइनस 49/50 पावर 50, पावर में आ गया 50, तो ये हो जाएगा आपका 0. आंसर आएगा 0.636। क्लियर है, आंसर आ गए हमारे पास, क्या पांचों आंसर आ गए। ठीक है, चलो अब एक और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ इधर देखते हैं। एनालिसिस ऑफ द मैक्सिमम एनुअल फ्लड ओवर द पास्ट 150 ईयर्स। तो आपको क्या दिया हुआ है, 150 फ्लड, 150 ईयर के जो एनुअल फ्लड हैं। ठीक है, मतलब 150 फ्लड, उनके डाटा से आपको एक स्मॉल रिवर, है ना, स्मॉल रिवर के डाटा से आपको एक टेबल मिला हुआ है। ठीक है, नंबर दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 11 तक। और क्या दिया हुआ है आपको, और दिया हुआ है डिस्चार्ज, और क्या दिया हुआ है, डिस्चार्ज, और साथ में दी हुई है आपको प्रोबेबिलिटी। किसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है, ठीक है, किसकी प्रोबेबिलिटी दी है, ये दी हुई है हमको x लेस देन xn। ठीक है, मतलब क्या है, ये नॉन एक्सीडिंग है, नॉन एक्सीडेंस प्रोबेबिलिटी। अब नॉन एक्सीडेंस समझते हैं। एक्सीडेंस मतलब, जैसे इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं हम। एक्सीडेंस मतलब P, देखो P कितना आ रहा है, फॉर D देख लेते हैं। D के लिए रिटर्न पीरियड कितना था, 50 ईयर्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस मैं किसको बोलूंगा, 1/50 को। क्लियर है, 1/50 को मैं क्या बोलूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये साइन देख लो। अगर x लेस देन xn है, मतलब ये प्रोबेबिलिटी दी हुई है फॉर नॉन एक्सीडेंस, मतलब Q दिया हुआ है। इन शॉर्ट आप बोल सकते हो ये क्या है, Q वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस क्या होता है, 1/50। ठीक है, जो आने का चांस है, और नहीं आने का चांस कितना होता है, 49/50। इसको सिंपल वर्ड में देख सकते हो आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस अगर पूछ रहा है तो मतलब आने का चांस क्या है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एक्सीडेंस पूछ रहा है मतलब नहीं आने का चांस क्या है। और सिंपल कर रहा हूं अगर मैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस मतलब P निकालना है एकदम सरल भाषा में, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एक्सीडेंस अगर दिया हुआ है मतलब Q दिया हुआ है, या Q निकालना है अगर आपको पूछ रहा है तो। क्लियर है, तो P क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस, और Q क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एक्सीडेंस। ठीक है, और साइन जब x लेस देन xn हो, मतलब ये किसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एक्सीडेंस दिया हुआ है। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एक्सीडेंस कैसे निकालते हो आप, Q कैसे निकालते हो भाई, क्या है Q का फॉर्मूला, तो Q का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू 1 माइनस P। ठीक है, और P इज इक्वल्स टू 1/T।
ये क्या हो गया, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस, लिख देता हूं मैं यहां पे, है ना, ताकि आपको और क्लियर हो जाए अच्छे से। हम अच्छे से लिख देते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस इज इक्वल्स टू पी, जो कि क्या होता है फॉर्मूला 1/t, ठीक है। नेक्स्ट लिख देता हूं मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एक्सीडेंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एक्सीडेंस, जो कि होता है Q, और ये किसके बराबर होता है 1 - P के। तो अब क्लियर है आपको एक्सीडेंस और नॉन एक्सीडेंस क्या होता है। अब इस प्रॉब्लम को देखते हैं, ठीक है। पूछा क्या है, एस्टीमेट 10, 50 एंड 100 ईयर फ्लड का डिस्चार्ज बताना है आपको, ठीक है। कैसे बताएंगे भाई, अब 10 साल, 50 साल और 100 साल के फ्लड का डिस्चार्ज। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एक्सीडेंस गिवन है आपको कितना, 0, 0.19, सारे डिस्चार्ज के लिए गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहला केस देखते हैं हम, है ना, फर्स्ट केस में आपको किसका निकालना है, एस्टिमेट 10, 50 एंड 100 ईयर फ्लड। तो पहला हम लेके लेते हैं फॉर 10 ईयर फ्लड, ठीक है। 10 साल के फ्लड के लिए क्या होगा डिस्चार्ज, ठीक है। या आप बोल सकते हो 10 साल में जो मैक्सिमम फ्लड आता है उसका डिस्चार्ज क्या है, ठीक है। वो हम इस टेबल की हेल्प से निकालेंगे अभी, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट, इसके लिए P क्या हो जाएगा। अब देखो 10 साल का रिटर्न पीरियड है, तो P क्या होता है 1/t, P हो जाएगा 1/t, जो कि हो जाएगा 1/10, जो कि हो जाएगा 0.1, ठीक है। अब आप ये गलती मत करना कि 0.1 के लिए डिस्चार्ज देखने लग जाओगे। तो 0.1 के लिए डिस्चार्ज कितना आएगा, 0 से 25 के बीच में, इतना कम होगा क्या, नहीं। तो ये क्या है, और वैसे भी साइन इसका दिया हुआ है x इज लेस देन xn। अगर x इज ग्रेटर देन xn होता तो मैं इसको बोलता प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस, बढ़ गया ना x, अगर x कम है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एक्सीडेंस है ये। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एक्सीडेंस क्या हो जाएगा फॉर 10 ईयर फ्लड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एक्सीडेंस इज इक्वल्स टू 1 - P, 1 - 0.1, ये हो जाएगा 0.9। तो हमको वो प्रोबेबिलिटी का डिस्चार्ज देखना है जिसका नॉन एक्सीडेंस कितना है 0.9। तो आपको गिवन है क्या 0.9 का, 0.9 का तो नहीं गिवन है मुझे किसका दिया हुआ है 0.88 का दिया है और 0.92 का दिया हुआ है करस्पॉन्डिंग वैल्यू। अब मुझे निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, इंटरपोलेशन करके, ठीक है। कैसे करेंगे इंटरपोलेशन, फॉर्मूला क्या रहेगा, आप लोग को आना चाहिए इंटरपोलेशन, है ना, इंजीनियरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंटरपोलेशन। तो कैसे निकालेंगे हम, डिस्चार्ज इज इक्वल्स टू क्या करोगे आप, देखो सबसे पहले ये 150 से तो ऊपर है ना, हम पॉजिटिव साइड लेके चलेंगे, 150 से तो ऊपर है तो मैं लिख दूंगा 150 प्लस, अब दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 175 और 150, तो मैं यहां लिख दूंगा 175 माइनस 150 डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 0.92 माइनस 0.88 इंटू क्या करोगे आप, अब मुझे निकालना किसके लिए है 0.9 के लिए, तो मैं लिखूंगा इंटू 0.9 माइनस 0.88, क्योंकि हम यहां पे लोअर लिमिट से कर रहे हैं इंटरपोलेशन, ठीक है। आप ऊपर से भी कर सकते हो तब माइनस करके आएगा, ठीक है, लेकिन मुझे ये ज्यादा इजी लगता है तो मैं ऐसा अप्रोच लेता हूं, ठीक है। आपको अगर वो इजी लगता है तो आप वैसा भी ले सकते हो अप्रोच, कोई दिक्कत नहीं है, बस आंसर हमारा सही आना चाहिए, ठीक है, बाकी कोई कहीं दिक्कत नहीं है ना। चलो आगे देखते हैं, तो ये हो जाएगा 0.02, ये आ जाएगा 162.5
मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, अब अगला वाला आप ट्राई करो कैसे निकलेगा, है ना। तब तक मैं उसको मिटा के जगह बनाता हूं। ठीक है, चलिए आप नेक्स्ट वाला ट्राई करो या क्वेश्चन पढ़ो, है ना। तब तक मैं इधर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम इधर का जगह बना लेते हैं। चलो अब सेकंड देखते हैं। अब आ गया 10 साल का फ्लड कितना है, मैक्सिमम फ्लड 162.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट किसके लिए, फॉर 50 ईयर्स, है ना, फॉर 50 ईयर मैक्सिमम फ्लड, है ना, 50 ईयर फ्लड, या 50 साल में जो आने वाला फ्लड है, मैक्सिमम फ्लड वो कितना आ सकता है, या मैक्सिमम डिस्चार्ज कितना जा सकता है, डिस्चार्ज के कारण ही तो आएगा फ्लड। ठीक है, तो P कितना हो जाएगा, P होता है 1/T, तो ये हो जाएगा 1/50। ये हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस। लेकिन मेरे पास टेबल किसका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एक्सीडेंस, बार बार बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो हम देखेंगे Q क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा 49/50। ठीक है, या आप कितना लिख सकते हो, Q आ जाएगा ये 0.98। ठीक है, देखो अब 0.98 की वैल्यू दी हुई है टेबल में, अरे वाह ये तो गिवन है। 0.98 की वैल्यू तो पहले से ही गिवन है, कितनी है 2.25, है ना, सॉरी 225। तो क्या इसका हमको इंटरपोलेशन करने की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, है ना। तो Q मैक्स, या लिख सकते हो मैक्सिमम डिस्चार्ज फॉर 50 ईयर फ्लड कितना है, 225 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो 10 साल के लिए कितना था, और मैक्स लिख देता हूं यहां पे, 10 साल के लिए था 162.5, ऑब्वियसली 50 साल के लिए बढ़ जाएगा वो, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, फॉर 100 ईयर फ्लड, फॉर 100 ईयर फ्लड। ठीक है, अब 100 साल के लिए निकालना है हमको, फॉर 100 ईयर फ्लड कितना हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/100। क्लियर है, जो कि कितना होगा, जो कि होगा 0.01 के बराबर। अब हम देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एक्सीडेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.99, है ना। कैसे आएगा पता तो है, 1 माइनस P करूंगा, 1 माइनस 0.01 इज इक्वल टू 0.99 आ गया। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं 99 के लिए क्या है, तो देख रहे हो आप 98 के लिए 225 है और 1 के लिए 250 है। तो सिंपल है, बीच का है 99, यहाँ का है ना 99, तो इसका 237.5 आएगा बीच की चीज, है ना। तब भी आपको अगर इंटरपोलेशन करना है तो कर सकते हैं, लिख देता हूं मैं Q मैक्स इज इक्वल्स टू, कैसे करेंगे देखो, पहले लिखेंगे हम जो 90 पे वैल्यू है, 90 पे कितनी, सॉरी 98 पे कितनी है, 0.98 पे 225, तो मैं करूंगा 225 प्लस कितना है, हायर लिमिट में है 250 माइनस 225 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.98 इंटू 0.99 माइनस 0.98। क्लियर है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो आएगा कितना आंसर, वैसे आंसर आना चाहिए 237.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। चलो सॉल्व भी कर लेते हैं, है ना। यहां तो देख के ही पता चल रहा है ना, इंटरपोलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। 98 पे 225 है, 100 पे 250 है, तो 99 बीच में क्या होगा, उसका बीच का आंसर। चलो देख लेते हैं, 225 प्लस 25 अपॉन 0.021, ये आ गया 237.5। क्लियर है। इंटरपोलेशन मैंने सिखा दिया, वैसे इसमें भी हमको 90 में भी इंटरपोलेशन की जरूरत नहीं थी। 88 पे 150 था, 92 पे 175 था,
बीच का निकालते हैं तो ऑटोमेटिक क्या आ जाता 162.5। लेकिन मेरे को आपको सिखाना था कैसे करना है, वैसे आपको आता भी होगा, है ना। इंजीनियरिंग में तो हम ये करते ही हैं, शुरू में इंटरपोलेशन सीखते ही हैं। तो अभी अगर किसी के दिमाग में धुल भी गया होगा इंटरपोलेशन कैसे करते हैं, तो आप इसमें देख सकते हो, सीख सकते हो, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या है, हियर इज द डाटा गिवन फॉर पर्टिकुलर स्टेशन, एस्टिमेट द एक्सीडेंस फ्रीक्वेंसी। एक्सीडेंस फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। एक्सीडेंस फ्रीक्वेंसी मतलब प्रोबेबिलिटी एंड रीअकरेंस इंटरवल ऑफ 10 हाईएस्ट वैल्यू यूजिंग प्लॉटिंग अप्रोच। प्लॉटिंग अप्रोच मतलब हमारा या तो वीबुल्स, है ना, कैलिफोर्निया, या फिर हम हेजन मेथड कोई सा भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने वीबुल्स फॉर्मूला हम यूज करके बनाएंगे, ठीक है। और वीबुल्स का फॉर्मूला क्या था, कैसे निकालते हैं हम, रीअकरेंस इंटरवल n+1 डिवाइड बाय m। और क्या बोला है यहाँ पे क्वेश्चन में, बोला है कि किसका निकालना है ये सब, 10 हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है। और हमको ये टेबल दिया हुआ है, ठीक है, कितने साल का, 1987 से 1965 तक का, ठीक है। तो हाईएस्ट 10 वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले हम। तो सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी नजर आ रही है, देखो यहाँ पे 13 अभी तक बड़ी है ना, 13, 13, 13, 14 बड़ी है ना, ऐसे ढूंढ सकते हो आप। 7 है ना, 14 से बड़ा कोई दिख रहा है, 16, 16 से बड़ा कोई दिख रहा है, 17, 17 से बड़ा है क्या, नहीं है ना। तो चलो यहाँ लिख देंगे हम 17, ठीक है। अब देखते हैं उससे छोटा कौन सा है। तो 17 बड़ा था, है ना, इस पे आप लगा दोगे एक एरो ताकि आपको सिंपल हो जाए कि हाँ भाई अब ये कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट कौन बड़ा है सबसे, 16 था हमारे पास। 16 कितने हैं, एक 16 है, दो 16 है, बस, है ना। तो इसमें भी क्या कर देते हैं हम, ऐसे क्रॉस कर देते हैं कि हाँ हमने इसको कंसीडर कर लिया है, ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना हो, है ना। अभी तो ये बहुत कम डाटा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में और डाटा बढ़ जाएगा, तब आप कैसे सॉल्व करोगे, ये एक अप्रोच है, ठीक है। तो ये 16 भी आ गया, दो 16 है। तो हमको क्या बोला है, बस 10 हाईएस्ट वैल्यूज, ठीक है। तो 16 दो बार आया है तो उसको दो कंसीडर करूंगा मैं, है ना। तो यहां लिख दूंगा 16 और 16। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन बड़ा है, 15 दिखा था मुझे कहीं पे, 15 बड़ा है, ठीक है। 15 एक ही बार है कि दो बार है, चेक करेंगे। तो 15 एक ही बार है, ठीक है। तो यहां लिख देंगे हम 15। चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। 15 के बाद 14 भी था, 14 एक ही है कि दो दिख रहे हैं, 14 एक ही दिख रहा है मुझे, है ना, 14 एक ही है, 14 लिख लेंगे, 14। अब 13 भी है, देखा था मैंने, एक 13 है, दो 13 है, और है कोई, तीन 13 है, ठीक है। कितने हैं 13, 3 और दिख रहे हैं आपको कहीं पे, नहीं दिख रहा है ना। तो तीन 13 लिखेंगे हम यहाँ पे, 13, 13, 13, सॉरी ये आ जाएगा 13 और लास्ट आ जाएगा 12। मिल गए हमको 10, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बचा है अभी, है ना। 9 ही मिले हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 12 और हैं क्या, देखते हैं। 12 एक है, और है 12, 2 है, 12 है ना, 12 2 है। उसके बाद है क्या, 12 नहीं है अब, है ना। उसके बाद क्या है, 11 है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 12। तो हमारे पास क्या आ गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको क्या पूछा था, 10 हाईएस्ट वैल्यू, है ना। तो हमने लिख दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में 10 हाईएस्ट वैल्यूज रेन ऑफ डेप्थ की। अब हमको इसी का क्या निकालना है, इसकी हमको निकालना है एक्सीडेंस प्रोबेबिलिटी, एक्सीडेंस फ्रीक्वेंसी। एक्सीडेंस फ्रीक्वेंसी मतलब प्रोबेबिलिटी निकालना है और रीअकरेंस इंटरवल निकालना है बाय वीबुल्स मेथड, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी वीबुल्स मेथड से, पहले रैंक लिख लेते हैं। रैंक हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10।
ठीक है। अब देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी का क्या होता है फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है अकॉर्डिंग टू वी बुल्स, मैंने बताया था आपको क्या होता है, m डिवाइडेड बाय n प्लस 1, ठीक है। क्या होता है m डिवाइडेड बाय n प्लस 1, ठीक है। और इसका रीअकरेंस इंटरवल का फॉर्मूला क्या होगा, जस्ट अपोजिट, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 1/t, तो ये हो जाएगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाय m। क्लियर है। चलो अब आगे देखते हैं। अब हम फॉर्मूला, हमको पता है n क्या होता है, इसमें n होता है टोटल सैंपल साइज, जो कि कितना है, n की वैल्यू 10 है, ठीक है। और m क्या होगा, रैंक ऑफ दैट रेनफॉल जो हमको निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम कि 17 का तो एक ही रैंक है ना, तो कितनी हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी, हो जाएगी 1/10, है ना। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी 1, m है 1 और टोटल n कितना है 10 है, तो मैं लिख देता हूं इसको 10 प्लस 1 हो जाएगा 11। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आई 1/11। चलो चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर से कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए थी। ये आएगा 1/11, तो ये आ रहा है अराउंड, एक मिनट चेक कर लेते हैं। अच्छा अब देखो यहाँ पे सैंपल साइज मेरा 10, तो मैंने सिर्फ 10 हाईएस्ट वैल्यू ली है ना, लेकिन सैंपल साइज के लिए मैं n की वैल्यू क्या लूंगा, देखो मैं कंफ्यूज हो जाते आप। अभी n की वैल्यू आप क्या ले लेते 10 ले लेते हैं ना, लेकिन यहाँ पे हम n की वैल्यू क्या लेंगे, टोटल सैंपल साइज कितना है, टोटल सैंपल साइज है मेरा, काउंट करेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो टोटल सैंपल साइज कितना है मेरे पास, वैल्यूज तो हमारे पास टोटल 23 है ना, हमने सेलेक्ट कितनी की है 10 की है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 23 प्लस 1, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 23 प्लस 1, ठीक है। यहां दूसरे पेन से लिख देता हूं मैं, कितनी हो जाएगी 23 प्लस 1, ठीक है। यहां तो n ही लिख देते हैं हम, यहां लिख देते हैं 23 प्लस 1, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/24, तो ये आ जाएगा अराउंड ये आ रहा है 0.04166 आ रहा है, तो हम इसको ले लेते हैं 042, ठीक है। अब आपको पता है रीअकरेंस इंटरवल क्या होता है, ये होता है n प्लस 1/m, तो n की वैल्यू 1 है, n है मेरे पास 23 टोटल सैंपल साइज, गलती मत करना, ठीक है। इसलिए मैं आपको सारी गलतियां बताते चलता हूं, है ना, जहां आप फंस सकते हो। यहां पे आप n की वैल्यू 10 ले लेते हैं, लेकिन हमको पूरी वैल्यू लेना है, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं हम कितना आ जाता है, ये आएगा आपका 24 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू 24। t की वैल्यू क्या हो जाएगी, जस्ट इसका इनवर्स, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब देखो 16 के लिए दोनों कॉलम है 2 और 3, तो इसकी दो वैल्यू आ रही है 16 की, तो हम इसको एक ही में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। कौन सा रैंक लेंगे, हाईएस्ट रैंक लेंगे, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3 डिवाइडेड बाय 24 मतलब 1/8। चलो 1/8 निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 8 0.125 प्रोबेबिलिटी आ गई 0.125। अब इसका रीअकरेंस इंटरवल कितना आ जाएगा, t इज इक्वल्स टू 24 डिवाइड बाई 3, ये हो जाएगा 8, ठीक है। आ गया हमारे पास रीअकरेंस इंटरवल 16 का भी। अब नेक्स्ट वैसे ही 15 का करेंगे। 15 की क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी, 15 की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी p इज इक्वल्स टू 1/6, है ना, कैसे 4 रैंक क्या है 4 डिवाइडेड बाय 24, ठीक है। तो 1/6 निकाल लेते हैं, 1 डिवाइड बाय 6 0.001
167, ठीक है। और इसका रीअकरेंस इंटरवल क्या आ जाएगा? इसका रीअकरेंस इंटरवल आ जाएगा 6, ठीक है, 6 ईयर्स, ठीक है। ये सब किस में है? ईयर में है। मतलब कि इतनी बारिश का डेप्थ जो 17 डेप्थ है वो कितने साल बाद रिटर्न आएगा? 24 साल के बाद रिटर्न आएगा। 16 वाला कितने साल बाद आएगा? वो आएगा 8 साल बाद, ठीक है। 8 साल बाद फिर से 16 सेंटीमीटर की बारिश होने का चांस है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। 15 का आ गया, 6 साल लगेंगे, ठीक है। 14 का देखते हैं, तो 14 का P हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 24, ठीक है। निकाल लेते हैं इसको। 5 डिवाइडेड बाय 24, ये आएगा 0.208, है ना, 208, 21 भी ले सकते हो आप। अगर मैं इसका रीअकरेंस इंटरवल निकालूं तो क्या आ जाएगा? सिंपल 4.8 आ जाएगा मेरे पास। t इज इक्वल्स टू 4.8, इनवर्स हो जाएगा 24 डिवाइड बाय 5, 4.8। अब देख लेते हैं 6 का, तो p इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 6, रैंक है 6, है ना, और n की वैल्यू है टोटल 23, याद रखना हमेशा, +1 तो हम कर देंगे 24, तो ये p कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 0.25, क्लियर है, 1/4 होगा, तो ये होगा 0.25 और इसका रिटर्न पीरियड हो जाएगा 4 ईयर्स। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब हमारे पास यही तो 13 था, सॉरी, है ना, 13 की 2 वैल्यू थी हमारे पास, है ना, तो ये हमारा गलत हो गया है ना। ऐसे देखते चलेंगे, आप गलती नहीं करना है, ठीक है। इसलिए सारी गलती मैं अभी कर दे रहा हूं, ठीक है, सारी गलतियां मैं अभी कर दे रहा हूं। देखो फिर से एक और गलती हो जाती है अभी। 13 की हमारे पास 3 वैल्यू है, ठीक है। 13 की हमारे पास कितनी है? 3 वैल्यू है, तो तीनों वैल्यू लेके चलनी पड़ेगी। m की वैल्यू क्या लेंगे हम? हाईएस्ट वाला। हाईएस्ट कितनी है m की वैल्यू? 8, ठीक है। तो p कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 24, सॉरी, ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 24, ठीक है। तो इस जगह आप गलती कर सकते हो, इसलिए मैं भी गलती कर देता हूं, ठीक है, ताकि आपको क्लियर रहे। कितना हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी? हो जाएगी इसकी 0.33, 0.33, ठीक है। अब इसका t कितना आएगा? इसका t आ जाएगा, ये t की जगह कुछ और ही बन गया, पाई बन गया, है ना। चलो आगे देखते हैं। t आ जाएगा इसका, t आ जाएगा 3 ईयर्स, है ना। 24 डिवाइड बाय 8 उल्टा होता है जस्ट, तो 3 ईयर्स। नेक्स्ट देखते हैं अब 12 की क्या आएगी वैल्यू? 12 भी 2 है, ठीक है। 12 भी कितने हैं? 2 हैं, तो 12 2 है, तो p कितना हो जाएगा? p हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 24, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी अराउंड 10 डिवाइड बाय 24, 0.416, तो इसको ले लेते हैं हम 0.417, ठीक है, 67 आएगा। अब हमारा कितना आएगा? रिटर्न पीरियड आ जाएगा 2.4 ईयर्स। तो यहां पे हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? खत्म। क्लियर है? क्या किया मैंने पहले 10, आपको क्या बोला था? 10 हाईएस्ट वैल्यू का यूजिंग प्लॉटिंग अप्रोच, ठीक है। तो हमने वीबुल्स अप्रोच अपनाई, तीनों में से कोई सी भी ले सकते थे, तो हमने वीबुल की अप्रोच अपनाई और क्या किया? प्रोबेबिलिटी निकाली, और जस्ट उसका इनवर्स कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका? रीअकरेंस इंटरवल 10 हाईएस्ट वैल्यूज के लिए, ठीक है। और हमने रैंक का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर है आपको? बन गया क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट एक और देखते हैं क्वेश्चन। अब इसमें क्या बोल रहा है? अब देखो डाटा बड़ा हो गया है ना, डाटा बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। अब इसको हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना भी पड़ेगा, है ना। चलो आओ देखते हैं कैसे जमाएंगे हम।
द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 24 आवर समर प्रेसिपिटेशन एट द रेन गेज स्टेशन एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैक्सिमम 24 आवर समर प्रेसिपिटेशन की वैल्यू है हमारे पास हर साल की। ठीक है, तो यहाँ पे ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने ईयर मेंशन नहीं किया है कि कौन सा किस ईयर का है। वैसे आप चाहो तो ऐसे करके लाइन लगा के देख सकते हो, है ना। ईयर जरूरी है ही नहीं हमारे पास, क्योंकि हमारे पास यहाँ भी देखो ईयर का हमने कोई यूज किया, ईयर का कोई यूज था यहाँ इस क्वेश्चन में, भले ईयर लिखे हुए थे लेकिन ईयर का कोई यूज था नहीं था। ठीक है, इसलिए यहाँ पे भी ईयर लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट हो रहा है जबरदस्ती, इसलिए हमने नॉर्मल डाटा लिख दिया है। टोटली कितना है, 30 साल का डाटा है ना। देखो 1990 से 2019 30 साल का डाटा है। क्या है इसमें, एस्टिमेट द मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन हैविंग अ रीअकरेंस इंटरवल ऑफ 5 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर एंड 40 ईयर। तो हमको क्या बताना है कि ऐसी कोई मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन बताओ 24 घंटे की समर में जो हर 5 साल बाद रिपीट होती हो। ठीक है, मैक्सिमम 10 साल बाद रिपीट होती हो, 20 साल बाद रिपीट होती हो और 40 साल बाद रिपीट होती हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हर प्रेसिपिटेशन का, ठीक है, ये प्रेसिपिटेशन दी हुई है, इसका आप क्या निकालोगे, रीअकरेंस इंटरवल, जैसे हमने यहां पे निकाला था। ठीक है, और फिर उससे हम इंटरपोलेट करके चेक करेंगे कि 5 साल में क्या वैल्यू होनी चाहिए थी, 10 साल में, 20 साल में और 40 साल में। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं इस मेथड में, इसमें हम यूज कर लेते हैं कैलिफोर्निया, क्योंकि ना बहुत ज्यादा है डाटा, तो हम इसमें यूज कर लेते हैं बाय कैलिफोर्निया मेथड। ठीक है, कैलिफोर्निया सिंपल था, इसका फॉर्मूला क्या था, T इज इक्वल्स टू N/M। ठीक है, क्या था इसका फॉर्मूला, T इज इक्वल्स टू N/M, तो सिंपल हो जाएगा हमारे लिए। चलो अब देखते हैं सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ रही है। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू कैसे चेक करेंगे, देख लेते हैं। यहाँ पे अभी तक मुझे क्या कौन दिख रही है सबसे बड़ी वैल्यू, 18.7। ठीक है, चेक करो बड़ा है क्या 18.7 से, कोई दिख रहा है कहीं पे 18.7 से बड़ा, नहीं दिखा भाई मुझे तो मैं यहां पे लिख देता हूं 18.7। ठीक है, ये प्रेसिपिटेशन सेंटीमीटर में है, लिख देता हूं। ठीक है, दिया हुआ है ना सेंटीमीटर में, इन सेंटीमीटर में। इंपॉर्टेंट नहीं है यूनिट, लेकिन हाँ आंसर लिखोगे आप तब यूनिट आपको लिखना पड़ेगा, तब अगर mm लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए याद रखना कि किस में आपको डाटा दिया हुआ है, ये आप देखते रहो। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं ये, छोटी मगर मोटी बातें। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट कोई बड़ा दिख रहा है आपको इससे ज्यादा, ये वाले को हम क्या कर देते हैं क्रॉस। ठीक है, ताकि हमको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं और कोई बड़ा दिख रहा है 17.7 से, 17.7 से बड़ा कोई दिख रहा है क्या आपको, 17.7 से बड़ा नहीं है कोई, तो नेक्स्ट हम लिख देते हैं 17.7। ठीक है, अब देखते हैं इसको भी हम क्रॉस कर देते हैं ताकि इसको हम दोबारा ना देखें। ठीक है, क्रॉस इसलिए कर रहा हूं मैं ताकि आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। ठीक है, टाइम लगेगा थोड़ा ये क्वेश्चन बनाने में, लेकिन आप इससे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें सीख के जाओगे जो आपको एग्जाम में फुल मार्क्स दिलाने में हेल्प करेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 17.7 के बाद अब सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, 17.2। इससे बड़ा कोई दिख रहा है हमको, चेक करेंगे 17.2 से बड़ा तो कुछ नहीं है, है ना, तो 17.2 को हम क्या कर देते हैं क्रॉस। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं 16.8 से बड़ा दिख रहा है कोई, 16.8 से बड़ा तो नहीं है कोई। ठीक है, तो लिख देते हैं 16.8। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आएगा इसके बाद, 16.8 के बाद नेक्स्ट मुझे क्या दिख रहा है, इसको पहले तो सबसे पहले आपको क्या करना है क्रॉस जो वैल्यू आप देख चुके हो। ठीक है, ताकि अब तो मुझे इस साइड देखना ही नहीं है। ठीक है,
चलो अब दिख रहा है मुझे क्या 16.8 से बड़ा था 16.9, मैंने मिस कर दिया है ना। चलो तो यहां लिख देते हैं 16.9, यहां आ जाएगा 16.8। ठीक है, ऐसे आप चेक करते रहो, इसमें बहुत ध्यान देना होता है इस प्रॉब्लम में। ठीक है, चलो अब देखते हैं 16.6 से बड़ा नहीं दिख रहा मुझे, 16.6 से बड़ा 16.6 16.6 16.6। देखो एक और गलती हो गई मेरे से, 17.1 भी है हमारे पास, है ना। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियों को देखो आप अगर बाद में आराम से देखोगे, चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं 16.9 16.8। चलो इसको भी 17.1 को भी बंद कर देते हैं हम। ठीक है, 5 वैल्यू बंद मिल चुकी है, 6 वैल्यू 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, चलो अब अभी तक क्या हो गया, 16.8 बड़ा दिख रहा है ना, इससे बड़ा दिख रहा है आपको 16.6 है ना, 16.6 है मेरे पास। 16.6 से बड़ा कोई वैल्यू है क्या, 16.6 16.3 दिखी, छोटा है ये तो, है ना। 16 नहीं दिख रहा है ना, तो अब मैं लिख दे रहा हूं 16.6 16.6 कैंसिल करेंगे इसको 16.6। अब देखते हैं ऐसे, या फिर आप क्या कर सकते हो, पहले ये वैल्यू देख लो 15.8 बड़ा है क्या, नहीं है, बड़ा है नहीं है, बड़ा है नहीं है, 15.8 से बड़ा नहीं, ये आ गया 16.3। अब आप 16.3 के लिए चेक करो, कोई बड़ा है नहीं है, बड़ा है क्या, नहीं है नहीं है नहीं है क्या, नहीं है, तो कौन सा वाला आया, नेक्स्ट हमारा आया 16.3। ठीक है, क्या आया नेक्स्ट 16.3। ठीक है, ऐसे पूरी 30 वैल्यू जमाना है, बहुत पेशेंस का काम है, आराम से करना है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट 16.3 से बड़ा या छोटा क्या था हमारे पास, यही था 15.8। चेक करो 15.8 से बड़ा कोई है क्या, अब कोई 16 का दिख रहा है या फिर 15 में ही 9 दिख रहा है क्या, 7 दिखा मुझे, 9 तो नहीं दिखा, या फिर डबल भी नहीं दिखा, कोई 15.8 दिख रहा है, फिर से एक और नहीं दिख रहा, तो ये बड़ा हो गया एक 15.8। इसके बाद बड़ा है 15.7, लिख देता हूं मैं यहां पे 15.8 और 15.7। ठीक है, और कोई बड़ा दिख रहा है, अब कौन सा है बड़ा, 15.4 है, इससे बड़ा दिख रहा है कोई आपको, चेक करो एक बार 15.4 नहीं दिख रहा है ना, तो यहां लिख देता हूं मैं 15.4, इसको कर देते हैं कैंसल। नेक्स्ट मुझे अब 15.2 दिख रहा है बड़ा, चेक करेंगे 15.2 से बड़ा कोई है, और कोई है भाई 15 वाला, तो नहीं है कोई 15 वाला, है ना, तो लिख देता हूं मैं 15.2, इसको भी क्या कर देता हूं कैंसल। देखो कैंसल करते जा रहे हैं हम, तो हमको चेक नहीं करना पड़ रहा है दोबारा। ठीक है, काफी कुछ चीजें सही हो जाती हैं अगर आप कैंसल कर लो। ठीक है, चलो अब 15.2 के बाद 15 का और कोई है क्या, 15 का और कोई तो मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद अब मुझे 14 का दिख रहा है कोई, 14 का 14 है क्या कोई, 14 आ गया, 14 आया, 14.9 इससे बड़ा है कुछ, 14.9 से बड़ा तो नहीं दिख रहा मुझे, है ना, बाद में दिख जाए तो पता नहीं। चलो 14.9 और है कोई 14 की वैल्यू, 14 अभी ये बड़ा दिख रहा है मुझे 13.8, है ना, 13.8 से बड़ा मैं चेक करूं, नहीं दिख रहा मुझे, है ना, सारी 12 की वैल्यू दिख रही है मुझे, 13 की और कोई वैल्यू नहीं दिख रही। ठीक है, तो इसको हम कैंसिल करेंगे 13.8 और यहां लिख देंगे 13.8। चलो अब 13 की वैल्यू नहीं है, 12 की है, 12.2 12.4 बड़ा हो गया 12.9,
12.9 से बड़ा तो कोई होगा नहीं, तो 12.9 और नेक्स्ट देख लेते हैं हम 12.7, है ना, 12.9 और 12.7 दो वैल्यू लिख देता हूं मैं, 12.9 और अब देखो मैंने यहाँ पे क्योंकि बड़ी हो गया था वैल्यू इसलिए मैंने 3 ये लाल वाले बनाए हैं, उसके बाद 3 ये ब्लू वाले बनाए हैं, सेम चीज है ना, इसलिए इसको रेड से मैंने डिवाइड किया है ताकि आपको विजन में क्लियर रखे। अब हम यहाँ लिख देते हैं 12.7, चलो 12.7 भी हो गया। अब और कोई 12 का है, हाँ 12.4 है, 12.5 या 12.6 दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो मैं लिख देता हूं 12.4। नेक्स्ट हो जाएगा 12.4। चलो आगे देखते हैं और कोई है 12.4 से, 12.2 है, 12.2 लिख देते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं 12 है ना, ये 12 है, 12 लिख देते हैं, अब 12 आ जाएगा। अब 11 देखते हैं, 11 में देखो ये 11.2 है, 11.3 है, बड़ा तो 11.3 है, अभी तक 11.3 बड़ा है, ये आ गया 11.9, इससे बड़ा तो नहीं होगा। और कोई है क्या 11.9 डबल वैल्यू? नहीं है, तो मैं लिख देता हूं यहां पे 11.9। ठीक है, ये लेंथी प्रोसेस है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इसमें गलती कर दी तो आगे की वैल्यू तो आपकी सारी गलत आनी है। ठीक है, इसीलिए इसको बहुत पेशेंस से करेंगे और इस प्रोसीजर से करोगे तो गलती करने का चांस कम होगा। ठीक है, तो 11.9 लिख चुका हूं मैं। नेक्स्ट और कोई है 11 का? है भाई, 2 है, 3 है, 6 है। 11.6 से बड़ा दिख रहा है आपको कोई? नहीं दिख रहा मुझे, है ना, तो मैं लिख देता हूं नेक्स्ट वैल्यू 11.6। और नेक्स्ट वैल्यू अब 11 पॉइंट क्या आएगा? 3 लिख सकता हूं, 11.3, 11.2 है ना, 11.2। अब और कोई 11 की वैल्यू है? नहीं है, 9 है, 6 है, 9 है, 10.7 आएगा नेक्स्ट, 10.7, उसके बाद आएगा 10.5। सॉरी, ये दोनों से बड़ा कौन दिख रहा है आपको? 10.8। ठीक है, तो हम लिख देते हैं 10.8, 10.7, उसके बाद क्या था 10.5। और कोई दिख रहा है आपको 10 वाला? अब देखो हमको जो क्रॉस नहीं है सिर्फ वही देखना है, तो बिना क्रॉस वाले में कोई 10 दिख रहा है? नहीं है। अब क्या है मेरे पास? 9.7 बड़ा है, 9.7, 9.6 और 9.2। ठीक है, तो 9.7, 9.6 और 9.2 और लास्ट वैल्यू क्या आ रही है? 6.4। क्लियर है? काफी मजा आया कि नहीं आया आपको? है ना, बताएंगे मजा आया कि नहीं बनाने में, है ना। हमने निकाल लिया अभी तक सबसे बड़े से छोटा वैल्यू। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसकी रैंकिंग दे देंगे। रैंकिंग देना सबसे सिंपल काम है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। नेक्स्ट आगे रैंकिंग 16 17 है ना, यहीं से अलग कॉलम आ चालू हो गया एक। 18 19 20, जगह की कमी थी, है ना, डाटा बड़े हो जाता है तो जगह नहीं बन पाती, इसलिए हमने दो दो कॉलम बना रखे हैं। ठीक है, 22 23 24 25 26 27 28 29 और ये 30। पूरी रैंकिंग भी हो गई। अब हमको क्या निकालना है? सिर्फ रीअकरेंस इंटरवल, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये क्या है? n+1/m। ये किसका है? रीअकरेंस इंटरवल का ही फॉर्मूला है, लेकिन किसके लिए? वीबुल्स फॉर्मूले के लिए। हमको क्या निकालना है? हम निकाल रहे हैं कैलिफोर्निया से, क्योंकि बहुत ज्यादा डाटा है ना, बार बार 1+ करने में अच्छा है हम n/m कर देते हैं। ठीक है, सिंपल हो जाएगा। और तो कैलिफोर्निया यूज करेंगे, तो देखो क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है पहला कितना आ जाएगा? देखो यहाँ पे टोटल सैंपल साइज n क्या हो गया?
n हो गया, इस केस के लिए n हो गया 30, ठीक है। तो सबसे पहले n डिवाइड बाय 1 तो कितना आ जाएगा, 30 का 30 आ जाएगा, ठीक है। 30 डिवाइड बाय 1 30, 30 डिवाइड बाय 2 15, 30 डिवाइड बाय 10 सॉरी 30 डिवाइड बाय 3 10, 30 डिवाइड बाय 4 अब तो कैलकुलेटर लाना पड़ेगा लेकिन जरूरत नहीं है, 7.5, 30 डिवाइड बाय 5 कितना आ जाएगा 6 और 30 डिवाइड बाय 6 आ जाएगा 5, ठीक है। अब देखो मेरे को दो आंसर अभी मिल चुके हैं, दो आंसर अभी के अभी मिल गए हैं आपको। कौन कौन से आंसर हैं, देखो क्या निकालना था हमको, एस्टिमेट मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन हैविंग अ रीअकरेंस इंटरवल ऑफ 5 इयर्स। तो 5 ईयर देखो किसका आ रहा है रीअकरेंस इंटरवल, 6 मतलब 16.8 सेंटीमीटर का क्या है रिटर्न पीरियड 5 इयर्स, ठीक है। तो एक आंसर मिल चुका है हमको, कौन सा है ये, किसका है 5 ईयर रिटर्न पीरियड। नेक्स्ट सेकंड आंसर भी मिल गया है, 10 ईयर रिटर्न पीरियड किसका है 17.2 का, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आ रहा है आंसर 16.8 और इसका आंसर आ रहा है 17.2, ठीक है। अब वैसे तो आपको इसके आगे निकालने की जरूरत नहीं है, 20 का हम क्या करेंगे इंटरपोलेट कर लेंगे 20 के लिए, ठीक है। 20 के लिए मैं क्या करूंगा 15 और 30 के बीच इंटरपोलेट कर दूंगा तो ये 18.2 आ जाएगा, ठीक है। 40 के लिए मैं और आगे इंटरपोलेट कर दूंगा, लेकिन हम ये पूरा टेबल बनाएंगे ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा 30 डिवाइड बाय 7, ये हो गया 4.286। नेक्स्ट हम करेंगे 30 डिवाइड बाय 8, ये हो जाएगा 3.75। नेक्स्ट हम करेंगे 30 डिवाइडेड बाय 9, ये हो जाएगा 3.34 देन 3, ठीक है। 10 से करोगे तो 3 आ जाएगा, 11 से करेंगे तो आ जाएगा 2.73, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे 12 से तो आ जाएगा 2.5, 13 से करेंगे तो आ जाएगा 2.31, ठीक है, लिख देते हैं 2.31। नेक्स्ट हम करते हैं 14 से तो ये आ जाएगा 2.143। नेक्स्ट 15 से करोगे तो 2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम करते हैं 16 से तो ये आ जाएगा 1.875, ठीक है। 17 से आ जाएगा 1.765, 18 से आ जाएगा 1.67, है ना। कोई भी चीज अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए, है ना, इसलिए हम इसको पूरा कर लेते हैं, भले हमारे पास आंसर आ चुके हैं, ठीक है, क्योंकि हम सीखने आए हैं यहाँ पे, है ना, एग्जाम थोड़ी चल रहा है। एग्जाम चलेगा तो आप स्मार्ट वर्क करना, इसके आगे मत करना, ठीक है। अगर आपको बोला नहीं गया है तो बोला गया है, अगर क्वेश्चन में तो करना है, अगर सबका निकालने बोला है तो आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। हमको लेकिन सिर्फ यहाँ 4 का निकालने बोला था तो हम 4 का ही निकालेंगे, लेकिन आगे की वैल्यू भी मैं लिखता जा रहा हूं, ठीक है। चलो 19 क्या आएगा, ये आएगा 1.58, 20 से करूंगा तो आ जाएगा 1.5, 21 से करूंगा तो आ जाएगा 1.43। नेक्स्ट देखते हैं 22 तो आ जाएगा आपके पास 15 डिवाइड बाई 11, ये आ जाएगा 1.364। नेक्स्ट करेंगे हम 23 डिवाइडेड बाई 23, बस हो ही गया है, थोड़ा सा बचा है ना। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे प्रॉब्लम बनाने के लिए, ठीक है। तो पेशेंस नहीं खोएंगे आप, नहीं तो गलती कहीं भी हो सकती है इसमें, है ना। मैंने भी देखो कितनी गलतियां कर दी निकालते समय, लेकिन मैंने उसको तुरंत पकड़ा, है ना, वो गलती को हमने तुरंत पकड़ा क्योंकि हमारा प्रोसीजर बहुत सही था, ठीक है। चलो आओ नेक्स्ट देखते हैं 25, 1.2, 26,
1.154, 27, 1.11, 28 का आएगा 1.07 और 29 का आ जाएगा 1.034 और ये 1 आ जाएगा। ठीक है, चलो मिल चुका है हमको। अब हम देखते हैं आगे 20 का वैल्यू क्या आएगा। चलो 20 की वैल्यू देख लेते हैं। तो इंटरपोलेट करने की जरूरत है क्या 20 के लिए? 20 के लिए इंटरपोलेट करने की जरूरत है क्या? मुझे तो नहीं लग रही। देखो 30 का आ रहा है 18.7, 15 का आ रहा है 17.7, है ना? तो इसका कितना आएगा चेक करेंगे हम। 20 का करने की जरूरत है ना, है ना? नहीं तो आप बीच का अगर निकाल दोगे तो वो किसका कहला जाएगा? वो तो 22 का भी आ सकता है बीच में, है ना? तो 20 का निकाल लेते हैं हम। बाकी दोनों की वैल्यू आ चुकी है 5 और 10 की। यहाँ पे मैंने मार्क भी कर दिया है ना? अगर यहाँ 20 लिख के आ जाता तो और अच्छा होता हमारे लिए, लेकिन हमारे को निकालना पड़ेगा। अब तो निकालना भी इजी है, इंटरपोलेशन तो बहुत इजी है, मैंने आपको समझाया भी था। तो 20 के लिए करेंगे तो फॉर 20 ईयर्स, फॉर 20 ईयर्स क्या हो जाएगा हमारा रिटर्न पीरियड t इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा, सॉरी रिटर्न पीरियड नहीं, हम निकाल रहे हैं रेनफॉल डेप्थ, है ना? तो मैं इसको कर देता हूं p या r कर लो आप, ठीक है? रेनफॉल डेप्थ क्या हो जाएगी? रेनफॉल डेप्थ मैक्सिमम 20 के लिए हो जाएगी 17.7 प्लस सॉरी 17.7 प्लस 18.7 माइनस 17.7 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है, इंटू 30 माइनस 20, या आप कर सकते हो सॉरी 20, आपको करना पड़ेगा 20 माइनस 15। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ रहा है आंसर चेक करते हैं, है ना? चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो मेरे पास आंसर आ रहा है आंसर कितना आ रहा है मेरे पास 17.7 प्लस 18.7 माइनस 17.7 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 5, ये आएगा 18.033। क्या आएगा मेरे पास? 18.033, 18.034 सेंटीमीटर, ठीक है? तो आ गया 20 ईयर के लिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं फॉर 40 ईयर्स, फॉर 40 ईयर्स, ओके, फॉर 40 ईयर्स रन ऑफ डेप्थ मैक्सिमम क्या हो जाएगी? अब हमको एक्स्ट्रापोलेट करना पड़ेगा, तो हम देख लेते हैं 40 डिवाइड बाय 30 इंटू 30 की वैल्यू कितनी थी? 18.7, ठीक है? तो 40 की कितनी आ जाएगी? 40 इंटू 18.7, ये आएगा 24.93, ठीक है? और कोई तरीका था नहीं हमारे पास निकालने का, तो हमने ऐसे ही निकाला है, ठीक है? 24.93 सेंटीमीटर। क्लियर है? आगे हमारा आंसर दोनों तीनों। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, है ना? इसको हम वीबुल से सॉल्व करेंगे, ठीक है? पहले हमने ऐसे टाइप के प्रॉब्लम को कैलिफोर्निया से किया था, अब हम वीबुल से करेंगे। चलो लिखिए, द रिकॉर्ड ऑफ एनुअल रेनफॉल एट स्टेशन ए कवरिंग अ पीरियड ऑफ 22 ईयर इज गिवन बिलो, ठीक है? तो ये 22 ईयर का डाटा दिया है, इसमें ईयर वाइज डाटा था, ईयर की जरूरत हमको होती नहीं है, इसलिए मैंने सिर्फ डाटा लिख दिया है, ठीक है? चलो आगे देखते हैं। निकालना क्या है? एस्टिमेट द एनुअल रेनफॉल विथ रिटर्न पीरियड्स ऑफ 10 ईयर एंड 50 ईयर, ठीक है? पहली चीज क्या निकालनी है हमको? एनुअल रेनफॉल की वो डेप्थ जिसका रिटर्न पीरियड 10 साल या और 50 साल है, ठीक है? दो चीजें निकालनी है।
नेक्स्ट क्या निकालना है, व्हाट वुड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एनुअल रेनफॉल ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू और एक्सीडिंग 100 सेंटीमीटर अकरिंग एट अ स्टेशन ए। दूसरी चीज हमको निकालनी है कि प्रोबेबिलिटी बताना है हमको उस एनुअल रेनफॉल के मैग्नीट्यूड की, या उससे ज्यादा, या तो उसके बराबर, या तो उसके ज्यादा। उसकी वैल्यू कितनी है, 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर की प्रोबेबिलिटी बतानी है हमको, ठीक है, कि 100 सेंटीमीटर रेनफॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। और तीसरी चीज क्या निकालनी है हमको, व्हाट वुड बी द होगा ये, एक बार चेक कर लेते हैं हम, है ना, ये व्हाट वुड बी द, ठीक कर लेंगे, बुक में गलत है। व्हाट वुड बी द 75% डिपेंडेबल, व्हाट वुड बी द 75% डिपेंडेबल एनुअल रेनफॉल एट स्टेशन ए। तो 75% डिपेंडेबल मतलब 75% जिसकी प्रोबेबिलिटी हो, ठीक है, उसका हमको एनुअल रेनफॉल निकालना है, उसका हमको एनुअल रेनफॉल डेप्थ बतानी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम इस मेथड में, है ना, प्लॉटिंग पोजीशन में क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम इनको अरेंज कर देते हैं, किस ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब मेरे पास ज्यादा वैल्यू है, टेबल में जगह कम है, इसलिए मैंने 2 टेबल बना दिए हैं, ठीक है, आपको ध्यान रहे, इसलिए मैंने ग्रीन और रेड भी कर दिया है, क्लियर है ना। आधी वैल्यू हम यहां लिखेंगे, आधी वैल्यू हम इस टेबल में लिखेंगे, ठीक है। चलो, तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ रही है, हम फिर से वही गेम खेलेंगे, है ना, मजा आता है इस गेम में। तो हमको क्या करना है, सबसे बड़ी से स्टार्ट करके सबसे छोटी वाली वैल्यू लिखना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं गेम। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या दिख रही है मेरे को यहाँ पे, 130 बड़ी है अभी तक, 149 बड़ा है, 149 से बड़ा 160 है, 160 से बड़ा कोई नहीं है, 160 से बड़ा कोई दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा 160 से बड़ा। तो 160 आ जाएगी हमारी पहली वैल्यू, 160, ठीक है, 160 ऐसे ढूंढ सकते हो आप, पहली चीज, है ना, सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढनी है सबसे पहले, तो आप ऐसे लिखते चलोगे, ठीक है। देखा यहाँ पे 130 सबसे बड़ा था, फिर 149 बड़ा लगने लगा, है ना, फिर हमको 160 बड़ा लगने लगा, उसके बाद कोई 160 से बड़ा नहीं था। अब नेक्स्ट हमको क्या पता चल गया, नेक्स्ट कौन सा बड़ा है सबसे, 149, ठीक है, तो मैं यहां लिख दूंगा 149, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 149 से छोटा कौन है, जस्ट छोटा 130 दिख रहा है ना, तो यहां लिख देते हैं हम 130। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट आगे क्या है हमारे पास, 112 है, और क्या है 125 है, 125 से बड़ा दिख रहा है कोई नहीं, तो 125 को लिख देता हूं मैं यहां पे 125। नेक्स्ट देखते हैं, उससे बड़ा कौन है, 120 दिख रहा है मुझे, तो उससे बड़ा और कोई नहीं दिख रहा, है ना, 120। अब देखेंगे अब बड़ा कौन बचा है, अब बड़ा है 112, 112 से बड़ा कोई दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा मुझे, तो क्या होगा 112 लिख देते हैं नेक्स्ट वैल्यू। नेक्स्ट अब 108 दिख रहा है मुझे, है ना, 108 से बड़ा कोई दिख रहा है आपको, 102 है यहाँ पे, और तो कोई 100 वाला दिख रहा है आपको, 106 है, 102 है ना, तो नहीं दिख रहा कोई मुझे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 108, है ना, इसको कर देते हैं हम क्रॉस। उसके बाद 106 दिख रहा है मुझे, और उसके बाद दिख रहा है 102, तो लिख देता हूं मैं 106 और 102। अब 100 की लाइन खत्म हो गई है, अब बचे 90s की लाइन, तो 90 में सबसे बड़ा 95 दिख रहा है मुझे, फिर यहां पे आ गए तो 96 दिख रहा है, 96 से बड़ा नहीं दिख रहा मुझे कोई, आपको दिख रहा है क्या 96 से बड़ा कोई नहीं दिख रहा है ना, तो नेक्स्ट वैल्यू हम लिखेंगे 96 और उसके बाद लिखेंगे 95, तो लिख देते हैं हम 96 और 95, ठीक है, ये आ गई 11 वैल्यू हमारे पास। नेक्स्ट और देखते हैं, अब 90s की लाइन हो गई है पूरी,
अब 80 की लाइन में आ जाते हैं, तो 80 की लाइन में सबसे बड़ा दिख रहा है मेरे को 89, और कोई दिख रहा है आपको 89, दो दिख रहे हैं, और एक दिख रहा है 90, दिखा 90 है ना। तो हम यहां पे लिखेंगे पहले 90, देख लो 90, 89, ठीक है। ये क्या हो गया, एक दूसरा कॉलम है ना, दूसरा वाला टेबल बन गया है। मैं यहां लाइन खींच देता हूं बड़ी सी, ठीक है, ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि इस ब्लू लाइन के बाद हमने वही टेबल नीचे के लिए रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। चलो 89 हो गया, एक और 89 है, दो 89 है हमारे पास, तो इसको क्रॉस कर देते हैं। 90 हो गया, 89 हो गया, 89 हो गया, और कोई दिख रहा है 80 की लाइन में 83 दिख रहा है मुझे बड़ा, और 84 दिख गया, अब 80 है, 85 है ना, तो 85 हमारा ज्यादा बड़ा है, 85 है, फिर 84 है, फिर 83 है, तीन वैल्यू मिल गई हमको बड़ी। लिख देते हैं यहाँ पे 85, 83, सॉरी 84 आएगा यहाँ पे, 84 देन 83, ठीक है। अब देख लेते हैं हम और क्या है 80 में, 80 में और कुछ दिख रहा है नहीं, ये देखो बन गया हमारा 80, 78, 76, 75, सारी वैल्यू लिख लेते हैं हम। 80 क्या क्या था, 80, उसके बाद 78, उसके बाद क्या है हमारे पास 76 और 75, और लास्ट एक वैल्यू क्या बची है मेरे पास 60। सारी वैल्यू कट हो गई और यहां हमारा टेबल भी पूरा हो चुका है, ठीक है। तो ये बेस्ट तरीका होता है इसको सॉल्व करने का कि आप एक एक को कट करते जाओ, है ना। अब ये बोर्ड में है इसलिए मुझे ज्यादा टाइम लग रहा है, आप कॉपी में करोगे तो ये जल्दी हो जाएगा आपसे, बहुत जल्दी, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हम दे देंगे रैंकिंग। तो रैंकिंग कैसे देते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22, रैंकिंग भी दे दी हमने। अब हम क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू, है ना। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं मान लो वी बुल से, ठीक है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं वी बुल से, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू m अपॉन n+1, ठीक है। और हमारा वो क्या हो जाएगा, रिटर्न पीरियड हो जाएगा हमारा n+1 अपॉन m, ठीक है। दोनों चीज मिल गए हमको, प्रोबेबिलिटी और रिटर्न पीरियड, ठीक है। चलो अब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं पहले केस के लिए, ठीक है। पहले केस के लिए प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो ये आएगी अराउंड, पहला कितना आएगा, पहला देख लेते हैं हम, पहला क्या है, रैंक 1 है, ठीक है, रैंक 1 है, तो m1 है, और n कितना होगा ये सब के लिए, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल रैंक कितने हैं 22, ठीक है, तो n+1 हो जाएगा 23। तो पहली प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, पहली प्रोबेबिलिटी आएगी 1/23, ठीक है, या आप लिख सकते हो 1/22 + 1, ठीक है। और पहला रिटर्न पीरियड कितना आएगा, t = 22 + 1/1, तो ये आ जाएगा आपके पास 23, ठीक है। तो रिटर्न पीरियड आ गया है मेरे पास कितना, देख लेते हैं हम, रिटर्न पीरियड और प्रोबेबिलिटी दोनों आ गई है हमारे पास। तो रिटर्न पीरियड कितना है हमारा 23, और प्रोबेबिलिटी क्या है 1/23, निकाल लेते हैं कितनी आएगी, 1/23 ये आएगा 0.343, ठीक है। हम 3 डिजिट तक लेके चलेंगे, ठीक है, कितने डिजिट तक लेके चलेंगे, 3 डिजिट तक लेके चलेंगे, तो ये आएगा 0.43,
ठीक है, 3 डिजिट तक ही लेके चल रहे हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट क्या करोगे आप, नेक्स्ट मैं करूंगा 2, रैंक है 2 डिवाइडेड बाय 23, ठीक है, रैंक है 2 डिवाइडेड बाय 23, ये आएगा 0.087, ठीक है। ऐसे ही हम आगे भी निकालते जाएंगे, चलो आगे निकालते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 23, ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 23, जो कि कितने बराबर होगा, 0.130 ले लेते हैं, ठीक है, 0.4 आ रहा है, 0 ले लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या होगा, 4 डिवाइडेड बाय 23, कितना आ रहा है, 4 डिवाइड बाय 23, ये आएगा 0.174 ले लेते हैं इसको, ठीक है, 39 आ रहा है तो हम ले लेते हैं 4। नेक्स्ट देखते हैं 5 बाय 23, ये कितना आ रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी आ रही है 5 डिवाइड बाय 23 की प्रोबेबिलिटी आ रही है 0.217, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 6 डिवाइड बाय 23, तो इस बारिश 112 सेंटीमीटर की बारिश होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 6 डिवाइड बाय 23, तो 6 डिवाइड बाय 23 ये हो जाएगा। याद रखना आप, हमको यहां पे एक वैल्यू निकालनी पड़ेगी इस वाले में, तो मैं इसमें पहले से ही जो रो है उसको क्या कर देता हूं, मिटा देता हूं, ताकि मुझे याद रहे कि इन दोनों का एक ही वैल्यू आएगी, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक ही वैल्यू है ना, इसलिए। और हम कौन सा रैंक कंसीडर करेंगे इस केस में, मैक्सिमम। चलो उसका नंबर आने दो, फिर देखते हैं हम। 6 डिवाइड बाय 23 आ रहा है 0.26, ठीक है, 0.26। नेक्स्ट हम करेंगे 7 डिवाइड बाय 23, 7 डिवाइड बाय 23 आ रहा है 0.304, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा आपका 8 डिवाइड बाय 23, अब मैं बार बार लिख नहीं रहा हूं, ठीक है, क्लियर है। चलो अब आप बना लोगे आराम से। 8 डिवाइड बाय 23 आ रहा है 0.348 ले लेते हैं इसको, ठीक है, 7 8 आ रहा है तो 8 ले लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 9 डिवाइड बाय 23, ये आएगा 0.391, ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपका 10 डिवाइडेड बाय 23, ये हो जाएगा 0.435, ठीक है। एक और देख लेते हैं, 11 डिवाइड बाय 23, ये हो जाएगा 0.478, ठीक है। चलो आधा हो गया है, अभी आधा बचा है, ठीक है। आधा का क्या करेंगे, अब इधर आ जाते हैं, देख लेते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है। 12 डिवाइड बाय 23, 12 डिवाइड बाय 23, ये आएगा अराउंड 0.52, ठीक है, 0.522 ले लेते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट आएगा क्या, ये हो जाएगा आपका 14 डिवाइड बाय 23। बार बार बता रहा हूं मैं, जब सेम हो दोनों का वैल्यू तो हम क्या लेते हैं, हायर रैंक लेते हैं। तो मैंने क्या लिया, 14 लिया इससे, ठीक है। 14 डिवाइड बाय 23, ये आएगा 0.61 ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम 15 डिवाइड बाय 23, ये आ जाएगा 0.652, ठीक है। आप चाहो तो आप एग्जाम में जल्दी के लिए इसका तुरंत इन्वर्जन यहां पे भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं इसको आराम से समझाने के लिए आपको एक एक वैल्यू बता रहा हूं इसलिए, ठीक है। आप चाहो तो वहीं तुरंत में रिटर्न पीरियड भी लिखते जाना, ठीक है, हमको भी कर लेना था वैसे ही, ठीक है। चलो अब लिखते जाएंगे, ये हो जाएगा 1 पॉइंट, चलो एक साथ ही लिखेंगे बाद में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम 16 डिवाइड बाय 23, 16 डिवाइड बाय 23, ये आएगा 0.69, इसको हम ले लेते हैं 0.7 ही ले लेते हैं, ठीक है, 0.7 ले लेते हैं। नेक्स्ट आएगा 17 डिवाइड बाय 23, ये आएगा 0.74, ठीक है, ये हमने ले लिया 0.70, ठीक है।
नेक्स्ट आ रहा है 18 डिवाइड बाई 23, 0.783, ठीक है। 26 आ रहा था तो मैंने 3 लिख दिया। ये आ रहा है 0.83, ठीक है। इसमें भी 26 आ रहा था, 3 लिख दिया मैंने। 20 डिवाइड बाई 23, ये आ रहा है 0.87। नेक्स्ट आ रहा है 21 डिवाइड बाई 23, ये होगा 0.913, ठीक है। और लास्ट आएगा आपका 22 डिवाइड बाई 23, 0.956 है, तो मैं ले लेता हूं इसको 6 ही ले लेते हैं, ठीक है। चलो अब निकालते रहते हैं हम, क्या रिटर्न पीरियड निकाल लेते हैं अब हम। तो यहां पे कितना आया था रिटर्न पीरियड, ये आया था 23। नेक्स्ट आप क्या करोगे, 23 डिवाइडेड बाय 2, जस्ट उल्टा हो जाएगा, है ना। 23 डिवाइड बाय 2, ये आएगा आपका 11.5, ठीक है, 11.5, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आएगा, 23 डिवाइड बाय 3, ये हो जाएगा 7.67, ठीक है। 2 डिजिट लेके चलेंगे इसमें हम डेसिमल के बाद। नेक्स्ट देखते हैं 23 डिवाइड बाय 4, ये आएगा 5.75, 5.75, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 23 डिवाइड बाय 5, ये हो जाएगा 4.6। नेक्स्ट 23 डिवाइड बाय 6, ये हो जाएगा 3.83, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आ रहा है, 23 डिवाइड बाय 7, ये आएगा 3.29 ले लेते हैं इसको, ठीक है। 285 कुछ आ रहा था, हम इसको 29 ले ले रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हम 23 डिवाइड बाय 8, ये आएगा 2.875, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डिवाइड बाय 9, ये आएगा 2.56। नेक्स्ट बाय 10 करेंगे तो ऑब्वियसली 2.3 आएगा, ठीक है। 11 कर लेते हैं, 11 आएगा 2.09, 2.09, ठीक है। देखो सारे रिटर्न पीरियड हमको मिलते जा रहे हैं, ठीक है। इसको अच्छे से लिख लेते हैं, दिख रहा है आपको अच्छे से, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अब 12 से करेंगे डिवाइड, 23 डिवाइड बाय 12, ये आएगा 1.917, ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब 13 से करोगे कि 14 से करोगे, 14 से करोगे, ठीक है। तो 23 डिवाइड बाय 14, ये आएगा 1.64, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आएगा, 23 डिवाइड बाय 15, ये आएगा 1.53। नेक्स्ट 16, ये आएगा 1.44, ठीक है। नेक्स्ट 17, ये आएगा 1.353, ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं 18, ये आ जाएगा 1.278। नेक्स्ट सीख लेते हैं 19, 19 आ जाएगा 1.21। 20 कर लेते हैं, अब 20 का आएगा 1.15 और 21 का आ जाएगा 1.095 और लास्ट 22 का आ जाएगा आपका 1.045, ठीक है। तो अब हमको सबके रिटर्न पीरियड मिल चुके हैं, है ना। अब हम सॉल्व करते हैं ये प्रॉब्लम्स, ठीक है, जो हमको गिवन है। क्लियर है, क्या क्या गिवन था हमको। पहला क्वेश्चन क्या पूछा था, एस्टिमेट द एनुअल रेनफॉल विथ रिटर्न पीरियड्स ऑफ 10 years and 50 years, ठीक है, 10 years and 50 years, ठीक है। चलो अब मैं इसको मिटा देता हूं, ये तो हो गया है ना काम अपना।
चलो अब हम यहां देखते हैं, सबसे पहले हमको निकालना है रिटर्न पीरियड। कौन से रिटर्न पीरियड के लिए निकालना है? यहां देखो 10 इयर्स एंड 50 इयर्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम। रिटर्न पीरियड फॉर 10 रिटर्न पीरियड फॉर 10 ईयर। ठीक है, रिटर्न पीरियड सॉरी हम निकाल रहे हैं इसमें एनुअल रेनफॉल, है ना, एनुअल रेनफॉल फॉर से लिख लेते हैं हम एनुअल रेनफॉल फॉर किसके लिए निकाल रहे हो आप? 10 ईयर रिटर्न पीरियड, है ना, किसके लिए निकाल रहे हैं हम? 10 ईयर रिटर्न पीरियड। ठीक है, 10 ईयर रिटर्न पीरियड के लिए एनुअल रेनफॉल कितना होगा? तो देखो हमारे पास रिटर्न पीरियड है यहां पे 7.67 और 11.5। ठीक है, तो मतलब हमारी वैल्यू क्या होगी? इन दोनों के बीच में आनी चाहिए, 130 और 149 के बीच में आनी चाहिए। ठीक है, चलो अब इसको चेक करते हैं। तो क्या करना पड़ेगा हमको? इंटरपोलेशन करना होगा। ठीक है, तो इंटरपोलेशन करने के लिए क्या करोगे आप? देखो 130 प्लस, ये तो पता है मेरे को, देखो रिटर्न पीरियड इन दोनों के बीच में है 11.5 से 7.67, तो ये 130 से तो बड़ा होगा लेकिन 149 से छोटा होगा। ठीक है, तो हम करते हैं इंटरपोलेट 130 प्लस, उसके बाद क्या करोगे आप? उसके बाद हम करेंगे 149 माइनस 130 डिवाइडेड बाय 11.5 माइनस 7.67 इंटू क्या करोगे आप? जो वैल्यू क्या चाहिए 10 माइनस 7.67। ठीक है, आ गया हमारा आंसर। कितना आ रहा है चेक करेंगे। चलो कैलकुलेटर में निकालते हैं आंसर। ठीक है, आंसर आना चाहिए इसका 130 प्लस, देखो 130 प्लस 149 माइनस 130 डिवाइडेड बाय 11.5 माइनस 7.67 इंटू 10 माइनस 7.67। कितना आ रहा है? ये आ रहा है 141, ये आ रहा है 141, एक मिनट, चलो 141.558 है ना, तो हम ले लेते हैं इसको 56 सेंटीमीटर। ठीक है, आ गया पहला आंसर का पहला पॉइंट, है ना। अब नेक्स्ट हम निकालते हैं, नेक्स्ट क्या करोगे आप? रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल फॉर 50 ईयर पीरियड। 50 ईयर का भी तो निकालना है ना, तो हम निकाल लेते हैं ए पार्ट का ही सेकेंड पार्ट, जिसमें हमको निकालना था एनुअल रेनफॉल फॉर कितना पीरियड, कितना रिटर्न पीरियड? 50 फॉर 50 ईयर्स, फॉर 50 ईयर रिटर्न पीरियड। ठीक है, अब हम देखेंगे यहां पे मैक्सिमम कितना है रिटर्न पीरियड। मैक्सिमम तो भैया 23 है। 50 का कैसे निकालोगे? एक्स्ट्रापोलेट कर लेते हैं हम। ठीक है, क्या करोगे आप? देखो 23 में कितना है? 160 है, तो 160 डिवाइडेड बाय 23 इंटू 50। ठीक है, तो कितनी आ रही है वैल्यू? ये आएगी अराउंड 160 डिवाइड बाय 23 इंटू 50, ये आएगा 347.83 347.83 सेंटीमीटर।
ठीक है, तो पहला आंसर आ चुका है हमारा। नेक्स्ट आंसर देखते हैं क्या आएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है आपको, व्हाट वुड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एनुअल रेनफॉल ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू और एक्सीडिंग 100 सेंटीमीटर अकरिंग एट स्टेशन ए। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है आपको, प्रोबेबिलिटी बताओ कि 100 सेंटीमीटर बारिश होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, चलो देखेंगे क्वेश्चन, वहां पे आ जाओ, क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो 100 सेंटीमीटर तो है नहीं, कितना है हमारे पास, 96 की वैल्यू है और 102 की है, और प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, 96 में प्रोबेबिलिटी आ रही है 0.435, ठीक है, और 102 में प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, 0.391। ठीक है, तो देखो अब हमको यहां पे क्या करना पड़ेगा, इंटरपोलेट करने पड़ेगा। ठीक है, चलो आ जाओ। लेकिन हम यहां पे क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे रेनफॉल बढ़ रही है वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी घट रही है। ठीक है, तो यहां पे हमको दूसरे टाइप से इंटरपोलेशन करना होगा। ठीक है, फॉर्मूला आप ध्यान से देखेंगे। चलो बी देख लेते हैं अब हम, बी पार्ट। चलिए, तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, इंटरपोलेट ही करेंगे, है ना। चलो आओ बी पार्ट देख लेते हैं, बी पार्ट, है ना, रह गया। चलो, तो हमारे को क्या पता चला कि 96 पे वैल्यू कितनी है, 0.435, तो मैं क्या लिखूंगा, 0.435 माइनस, ठीक है, माइनस क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा आपका 0.435 माइनस 0.102 पे कितना है, 0.391, ठीक है, डिवाइडेड बाय, होल डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय हम करेंगे 102 माइनस 96, 102 माइनस 96 इंटू क्या कर दोगे आप, किसका निकालना था मुझे, 100 माइनस 96। चलो इसको अब सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में, तो वैल्यू आएगी आपकी अराउंड 0.435 माइनस 0.391 डिवाइडेड बाय 102 माइनस 96 इंटू 100 माइनस 96, ये आ रहा है 0.4, ये आ रहा है आपका अराउंड आंसर 0.4057, ठीक है, 567 भी लिख सकते हो आप। ठीक है, आगे दो आंसर अब देखेंगे। थर्ड आंसर क्या पूछ रहा है आपको, व्हाट वुड बी द 75% डिपेंडेबल एनुअल रेनफॉल एट स्टेशन ए। मतलब पूछ रहा है आपको कि वो रेनफॉल डेप्थ बताओ जिसकी प्रोबेबिलिटी 75% हो। ठीक है, तो अब हमारे पास कितनी है, 75 तो नहीं है लेकिन 74 है, ओके, और कितना है, 0.783 है। तो ये हमारी डेप्थ इन दोनों के बीच में आनी चाहिए, 80 और 83 के बीच। तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, इंटरपोलेशन करेंगे, और देखो वैल्यू क्या हो रही है इसकी, बढ़ जाएगी, है ना, ऑब्वियसली बढ़ जाएगी, 80 से प्लस करके देखेंगे हम, तो वैल्यू क्या होगी, बढ़ रही है ना। जैसे जैसे प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ रही है, वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तो हम यहाँ पे इससे देखेंगे, 80 से करेंगे तो प्लस करके कर सकते हैं, और 83 से अगर आप करोगे तो माइनस करके भी कर सकते हैं। तो हम 80 से करके देखते हैं, ठीक है। तो देखते थर्ड आंसर सी क्या हो जाएगा, 80 प्लस 80 और 83 के बीच में आएगी वैल्यू, है ना। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्लस करके, 83 माइनस 80 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी क्या क्या है, 0.783 और 0.74, ठीक है। तो यहां कर लेते हैं हम 0.783 माइनस 0.74,
ठीक है, और आप यहां पे ऐड क्या कर दोगे, यहां पे हम ले आएंगे 0.783 माइनस 0.75। चलो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है हमारा, अराउंड, आंसर देख लेते हैं, आंसर आ रहा है 80 प्लस 83 माइनस 80 डिवाइड बाय 7 माइनस 0.74, 75 माइनस, सॉरी या तो हम कर लेते हैं इसको 0.783 माइनस 0.75, ये आएगा आपका अराउंड 82.3। ठीक है, कितना आ रहा है, ये आएगा अराउंड 82.3 सेंटीमीटर। क्लियर है, क्लियर है तीनों, है ना। 3 आंसर निकालने के लिए हमको पूरा टेबल बनाना पड़ा, और देखो इसमें हम कोई भी वैल्यू छोड़ नहीं सकते थे क्योंकि पूरा टेबल यहां तक का यूज हुआ है आपका, है ना, यहां तक का टेबल आपका यूज हुआ है। ठीक है, तो क्लियर है, क्वेश्चन सिंपल था। क्या करना पड़ता है, पहले रैंक निकालते हैं हम, ठीक है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी रैंक की हेल्प से, रैंक और एन की हेल्प से, उसके बाद प्रोबेबिलिटी का इन्वर्स कर दोगे तो रिटर्न पीरियड आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको जिस जिस की वैल्यू निकालनी है उस हिसाब से आप इंटरपोलेट या एक्स्ट्रापोलेट करके निकाल लेते हो। ठीक है।